नमस्कार और धन्यवाद प्रशांत जी, आपका। राष्ट्रीय महाराष्ट्र के संपादक प्रशांत सपाटी जी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और खासकर महाराष्ट्र के और देश के राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हमारे मित्र भाई जम्मू आनंद जी है, उनके साथ चर्चा करने में मुझे जो अवसर मिला है, तो मुझे खुशी हो रही है कि कई दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष मिलना मुश्किल होता है। आज आप नेपाल में हो, मैं दिल्ली में हूँ, और लेकिन स्क्रीन पे आए हैं तो अच्छा लग रहा है। माहौल तो इलेक्शन का, अभी चुनाव खत्म हो गया है, 1 तारीख को सातों फेज खत्म हो गए, और शाम से जो एग्जिट पोल पे चला, तो वो स्वाभाविक तौर पे था, वैसा ही चलने वाला था। कुछ दूसरा कुछ ऐसा कुछ आएगा ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि यही ट्रेंड चलने वाला है, यानी चलाने वाले हैं। महाराष्ट्र की स्थिति आज हम, मुझे लगता आनंद भाई, हम महाराष्ट्र के ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि मैं भी दिल्ली से महाराष्ट्र देखता हूँ, और आप तो महाराष्ट्र में रहकर हर शहर शहर, गली गली, गांव गांव, विदर्भ पूरा आपने ये किया है। तो मुझे लगता है कि आप ही महाराष्ट्र से बात, ये विदर्भ की, नागपुर से लेके मुंबई तक क्या क्या स्थिति है, और एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, तो क्या आप को लगता है कि सही में ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि आपका ही मैंने वीडियो देखा था, कई चैनलों पे मैंने आपको देखा, तो पता चला कि आपके इससे कि हवा तो अलग बह रही है, लेकिन वो अभी कल जो आया तो दिशा कुछ उल्टी हो गई, तो ऐसी हवा कैसे पलट गई है? तो आप बताएंगे उसमें। विकास भाई, बहुत दिनों के बाद राष्ट्र महाराष्ट्र में मैं वापस आया हूँ। शायद तीन तीन चार महीने के बाद वापस मौका मुझे मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे बातचीत करके मेरी फिर से शुरुआत राष्ट्र महाराष्ट्र में हो रही है। मैं राष्ट्र महाराष्ट्र के दर्शकों से थोड़ा सा माफी भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि कई महीने लगातार मैं राष्ट्र महाराष्ट्र में हर रोज एक विश्लेषण मैं देता था, और अचानक फिर कुछ महीने मेरा संपर्क टूट गया था, और आज फिर एक बार मौका मुझे राष्ट्र महाराष्ट्र के दर्शकों के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और सही बात है कि चुनाव पर ही हम बात करेंगे। ये भी बात सही है कि महाराष्ट्र के चुनाव तो बहुत पहले ही संपन्न हो चुके थे। इस बार महाराष्ट्र के 48 सीट जो है वो 5 चरणों में चुनाव आयोग ने निपटाया है, और उसके बाद देश में और 2 चरण हुए, 6वां और 7वां, जो 1 तारीख को खत्म हुआ। और जैसा कि अंदाजा था कि बहुत लगभग सारे चैनल्स, मतलब उनकी आंखें निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि कब चुनाव खत्म होते और कब उनकी जो बारिश है एग्जिट पोल की, वो बारिश वो कब शुरू करते हैं। तो वैसे ही हुआ कि कल करीब 7 साढ़े 7 बजे से सारे मेन स्ट्रीम जो चैनल्स है उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया है। विकास भाई, एक रोचक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब से ये गोदी मीडिया हो गई है, तब से जनता की मीडिया जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स ने वो जिम्मेदारी निभा ली है। और इसीलिए मैं जब देख रहा हूं एग्जिट पोल का भी, तो जो सोशल मीडिया है वो कुछ और कह रहा है, और गोदी मीडिया जो है वो कुछ और कह रहा है। तो ये साफ दिखता है कि कौन सी मीडिया जो है वो किसकी बात करना चाहता है, या किसकी बात या किसकी आवाज बनकर वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये बात सही है कि अपन महाराष्ट्र पर ही करेंगे। आपने सही कहा कि महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर
कुछ और भी यूट्यूब चैनल्स जो है उनके साथ मेरी बातचीतें होती रही। मैंने अपने ढंग का अपना विश्लेषण दिया और करीब 20 दिन पहले मैंने एक चैनल, शायद आर्टिकल 19, उनसे जब मैं बात करते समय मैंने अपनी जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए जो विश्लेषण नोट कर लिया था एक कागज पर। और वो संपादक में जो कह रहे थे कि जम्मू भाई, ये कागज मैं आपको 4 जून को दिखाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं जरूर देखना चाहता हूं। तो पहली टिप्पणी जो है कि एग्जिट पोल जो आया है उस पर मैं कहना चाहता हूं। मुझको ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल भी ये गोदी मीडिया या मोदी सरकार, मोदी अमित शाह, इनके एक रणनीति का वो हिस्सा मुझे नजर आता है। पूरा 18वीं लोकसभा चुनाव की जो भी रणनीति बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मिलकर बनाई, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल उसी रणनीति का एक विस्तार है। इसलिए मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ और कुछ धक्का भी नहीं लगा। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि कल से और आज भी सोशल मीडिया जो है उसका आकलन ठीक भिन्न है। जबकि सोशल मीडिया ये कोई विपक्ष की मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया तो स्पष्ट है कि वो किसकी मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया जो है, जो अल्टरनेट मीडिया है, वो तो कोई विपक्ष की नहीं है। वो एक स्वतंत्र और वास्तविक जो स्थिति है उसको वो बताने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं ज्यादा अभी भी इस पर रिलाय कर रहा हूं कि जो सोशल मीडिया कह रही है। अब सवाल है कि महाराष्ट्र, मैंने इसके पहले भी कहा कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में पूरा चुनाव एकदम राजकीय चुनाव जिसको कहेंगे, अगर किसी राज्य में हो रहा हो या हुआ होगा तो वो है महाराष्ट्र। कि महाराष्ट्र में इतनी पॉलिटिकल यानी राजकीय रूप से वहां घालमेल है, राजकीय संघर्ष है, राजकीय उठापटक है और पूरा राजनीति महाराष्ट्र की इतनी मतलब शार्प पार्टियों के बीच में बट गई। और इस पर एक अंदाजा बांधना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। और इसीलिए मैं ये देख रहा था कि महाराष्ट्र के हर चरण के चुनाव के बाद जो भी विश्लेषक अपनी बात कह रहे थे, उनका आधार ये था जो एक पारंपरिक आधार होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सामाजिक समीकरण क्या है, उम्मीदवार किस जाति संवर्ग से आए हैं और फिर कितना उनका अपना प्रभाव है। यही आधार पर जो है सारे विश्लेषक बात कर रहे थे। लेकिन मैं मुझे ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय राजनीति में सामाजिक समीकरण ही है उम्मीदवारों को टिकट देने का और चुनाव का पूरा प्रचार करने का। तो इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। फिर नई बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नई बात जो है कि जिसको हम लोगों ने रेखांकित करनी चाहिए, ये है कि ये पहला चुनाव है लगभग 35 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो वैचारिक रूप से भी और नैसर्गिक रूप से भी इनका पुराना गठबंधन था, गठबंधन ही नहीं था, बकायदा ये दोनों पार्टियों का मिलकर शासन था महाराष्ट्र में, कई साल चला। और ये दोनों पार्टियों के बीच में इस प्रकार का समझौता था कि जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी और जब भी विधानसभा का चुनाव होगा
उसमें शिवसेना जो है वो ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। लेकिन ये पहला चुनाव है जब महाराष्ट्र के अंदर दो पार्टियां, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों पार्टियां टूटी। और किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, इस पे आज जाने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन टूटी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों पार्टियों से टूटा हुआ जो धड़ा है, चाहे एनसीपी का अजित पवार का धड़ा हो, शिवसेना का शिंदे का धड़ा हो, ये बीजेपी के साथ गए। और फिर उद्धव ठाकरे का शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ये कांग्रेस के साथ रही है। ये अजीबो गरीब का गठबंधन जो है इस बार गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या शिवसेना और एनसीपी में जो फूट है, क्या वो फूट एकदम हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, यानी मतलब दो समान धड़ों में फूटा है? तो ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि जो विधानमंडल का जो है उसमें 85% चुने हुए विधायक शिवसेना के शिंदे के साथ गए और एनसीपी में अजित पवार के साथ गए। लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, नेताओं का जहां तक सवाल है, शाखाओं का जहां तक सवाल है, उनके समर्थकों का और चाहने वालों का जहां तक सवाल है, तो वहां पर जो फूट हुई है वो फूट 10% बनाम 90%। मतलब शिंदे के साथ शिवसेना का एक 10% शिंदे के साथ गया और उसी प्रकार से एनसीपी का एक 10% वो अजित पवार के साथ गया। बाकी जो 90% है शिवसेना का, वो उद्धव ठाकरे गठ के साथ, और एनसीपी का 90% ये शरद पवार गठ के साथ। ये मैं इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये फूट से भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल एकीकृत शिवसेना था, उसके तुलना में ये दो जो गठ बीजेपी के साथ आए वो कमजोर गठ है, कमजोर ताकत बीजेपी के साथ एक सहयोगियों के रूप में है। और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी जो आज भी महाराष्ट्र में करीब 20% का मत का जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आज भी कायम है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ शरद पवार जो है 90% की एनसीपी और 90% की शिवसेना, ये अतिरिक्त ताकत के रूप में महाविकास आघाड़ी में है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो अन्य पार्टियां हैं, छोटे मोटे जो दल हैं, ये सारे दल इंडिया के रूप में महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। अगर इस तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है एनडीए में, और महाविकास आघाड़ी में तीनों दल जो है, या दो धड़े और एक दल, लगभग ताकत उनकी जो है एक समान की ताकत है, एक समान की ताकत। इसीलिए इस आधार पर या इस वास्तविकता के आधार पर महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसका आकलन हमको करने की आवश्यकता है, तो फिर चित्र कुछ और दिखता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे के साथ महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में उतरी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे के साथ उतरी, वो चेहरे में बुनियादी फर्क है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बदनाम, राजनीति में बदनाम चेहरे के साथ उतरी है। वो बदनाम क्या है कि जिस तरीके के महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ा गया, सिर्फ पार्टियों को नहीं तोड़ा गया, घरानों को तोड़ा गया, और यहां तक कि भाई एक ही घर के लोगों को आपस में लड़वा दिया गया।
तो महाराष्ट्र में इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं हुई। और फिर ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के जिन भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं की कोई सूची बनाई होगी, लिस्ट, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट राजनेता उसमें महाराष्ट्र से थे। चाहे वो उसमें कांग्रेस के भी हो, उसमें एनसीपी के उस समय के एकीकृत के हो, या शिवसेना के। और जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों को, या जो मोदी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहते थे, उन तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने के बजाय अपनी पार्टी में ले आए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, कहने का जहां तक सवाल है, उसका पूरा नैतिक आधार और अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कर्मों से खो दिया। और तीसरी बात यह है कि ये जो टूट फूट हुई ना, इसके लिए सब जिम्मेदार ठहराते हैं मोदी और अमित शाह। मोदी अमित शाह का मायने फिर गुजरात। तो लोगों को ये भावना है, खास करके कोंकण, मुंबई, थोड़ा नासिक, ये जो पूरा पट्टा है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इन गुजरातियों ने मराठी अस्मिता पे हमला बोला है। और इसीलिए मराठी मानुस बनाम गुजराती, ये संघर्ष इस बार जबरदस्त हुआ है। ये एक बुनियादी, मुझे लगता है कि आकलन करते समय महाराष्ट्र की ये पृष्ठभूमि जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन महाराष्ट्र, जिस बैकग्राउंड के बुनियाद पर या जिस बैकग्राउंड की छाया में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव के क्या परिणाम निकलेंगे। मैं यहाँ रुक रहा हूं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। पूरा महाराष्ट्र का राजकीय चित्र जो आपने पार्टियां तोड़ने के बाद जो आया 90% और 10%, ये सब मानते हैं। हम भी लोगों में जब जाते थे, आप भी जाते थे, तब ऐसा दिखता था कि नहीं, इस वक्त तो महायुति यानी एनडीए को महाराष्ट्र में बहुत ही मुश्किल है, सिंगल डिजिट पे आएगी, यहां तक हम बात कर रहे थे। और जब विदर्भ में पहले फेज में चुनाव हुआ, पूर्व विदर्भ में, फिर बाद में जब हुआ, तब ऐसा लगता था कि नहीं, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद ऐसा पता चला कि बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। 50,000 से आएगा या 50,000 से वो आएगा, ऐसी बातें होने लगी थी। बाद में जो एग्जिट पोल आया है तो बिल्कुल अपोजिट दिखा रहा है कि जब हम बोलते थे कि सिंगल डिजिट तो छोड़ो, वो तो 30-32 तक महायुति को दिखा रहे हैं कुछ ये तो ठीक है। आपने जैसे बोला कि ये गोदी मीडिया का ये है, आकलन है वगैरह वगैरह। लेकिन आनंद भाई, मुझे ये थोड़ा सा एक विषय पे मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, जिससे कि 19 तारीख को जिस दिन पहले फेज का इलेक्शन हुआ, और आपने भी, आप जर्नलिस्ट रहे हो, मैं भी हूँ, और पहले हम बैलेट पेपर पे ये करते थे, वोटिंग टप्पा मार देते थे। 24 घंटे में हमें पता चल जाता था कि कितना टोटल वोटिंग हुआ। हम दूसरे दिन अखबार में आता था कि इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ है। पता ये भी चलता था कि उसमें फर्क अगर आएगा तो माइनर आएगा। जो पोस्टल वोटिंग होते हैं, जिस दिन काउंटिंग होता है उस दिन पता चल जाता, तो वो तो बहुत ही माइनर होते हैं, 200-300, 400, 500, 1000 होंगे एक मतदार संघ में। लेकिन 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद अगर ये आंकड़े बदलते हैं और चुनाव आयोग जब बोलता है, देखो जो अखबार में छपकर आया है चुनाव के बाद 19 को रहे या बाद में सेकंड फेज में हो, वो अखबार में छपकर आया, वो अपने आप पे तो नहीं छापा वहां पे एडिटर ने।
वो तो चुनाव आयोग से जो मिली जानकारी, डीएम से जो जानकारी मिली, उसी आधार पर छापा। लेकिन बाद में 1,07,00,000 का जो राइज हुआ है, तो 382 मतदार संघ पे, लोकसभा मतदार संघ पे, तो उसका एवरेज निकाला जाए तो 28,000 प्लस होता है। मुझे तो जानकारी मिली कि आंध्र प्रदेश में 55,000, 50 से 55,000 बड़े हैं। तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी गए, एडीआर भी गया, सामाजिक संस्था भी गई, आवाज बुलंद कर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन के बाद देखेंगे, यानी वैकेशन के बाद देखेंगे, यानी जुलाई में देखेंगे। तो लेकिन इन्होंने, ईसीआई ने क्या किया, वो कौन सा वोटिंग कितना कितना हुआ वो दे दिया है, उसमें अपलोड किया, और वोटिंग भी दिया और परसेंटेज भी दिए। लेकिन ये बड़े हुए जो है, उसके ऊपर बाद में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अगर ये जो अगर एक बात हम लेकर चलते हैं कि नहीं, अगर ये मीडिया ने अभी जो दिया है, जो एग्जिट पोल दिया है, और ये अगर उसमें कुछ हुआ होगा और इस तरह से हुआ होगा, तो रिजल्ट तो वैसे आना है। आप कैसे क्या डिनाई कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है करके? वो तो मानना ही पड़ेगा ना। हम तो सिंगल डिजिट की बात कर रहे थे, वो तो उधर जा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या आपका, आप क्या सोचते हैं इसमें? नहीं, देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि 6.5% से 10% का वोट परसेंटेज इसके पहले कभी चुनाव आयोग के आंकड़ों में नहीं हुआ था, और अभी हुआ है। ये तकलीफ ये हो गई कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहाँ वेकेशन शुरू हो गया, और जब वेकेशन शुरू हो गया तो स्थितियां भी फिर सुप्रीम कोर्ट की बदली बदली नजर आने लगी। इसमें होना ये चाहिए कि जो आंकड़े चुनाव आयोग ने तीसरे चरण में जोड़े हैं बाद में, उसको अलग निकालने की आवश्यकता है। और तब तक जितने उनके पास आंकड़े थे उनको आधार मानकर अगर गिनती होती है तो शायद ये जो शंकाएं हैं कि चुनाव आयोग ने कहीं वोटिंग बढ़वाया तो नहीं, क्योंकि ये जो आंध्र प्रदेश की बात आई है ना, आंध्र प्रदेश एक राज्य जिस फोरकास्ट जो है ना एग्जिट पोल का, उसमें चौंकाने वाला उसमें बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि 22 से 23 सीटें जो है बीजेपी और टीडीपी को आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है, यानी टोटल 25 सीटें हैं वहां पर। और जगन मोहन रेड्डी तो काफी पॉपुलर है, तो इसके लिए अब ये अपने किसी के हाथ में है नहीं। और इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट उतने हद तक भी नहीं जा सकता जिससे कि पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा जाए। ये तो वो तो अब अपने हाथ में नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम देखना चाहेंगे तो देखिए, बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें लड़ी है, 28 सीटें लड़ी है। शिंदे करीब 15 सीटें लड़े हैं, और उसके बाद अजित पवार 4, और पांचवा मान के चलिए अजित पवार के कोटे से आरएसपीएस वो लड़े हैं। और दूसरे तरफ इंडिया आघाड़ी में जो है 21 सीटें उद्धव ठाकरे ने लड़े हैं, 17 कांग्रेस ने लड़ी, और 10 जो है वो एनसीपी ने लड़ी। अब ये 48 सीट जो है, अगर हम 2019 को अगर ध्यान में रखेंगे तो विकास भाई, एक समझने का ये भी तरीका होना चाहिए या हो सकता है कि 2019 में जब बीजेपी और एकीकृत शिवसेना एक साथ थी और कांग्रेस एनसीपी एक साथ थी, तो 50,000 मतों से हार जीत 6 सीटों पे हुई। और 2019 में सबको मालूम है कि 41 सीटें तो एनडीए की थी, 1 सीट थी कांग्रेस की, 4 सीट थी एनसीपी की, 1 एआईएम की थी, और 1 निर्दलीय थी जो बाद में बीजेपी की सहयोगी हो गई। तो
50,000 के मतों के अंतराल से 6 सीटें जिसमें हार जीत का फैसला हुआ, अमरावती, चंद्रपुर, नांदेड़, परभनी, औरंगाबाद और रायगढ़। 51,000 से 1 लाख ये मतांतर से हार जीत जो हुई वो 6 सीटों में हुई। नंदुरबार, गढ़चिरौली, पालघर, शिरूर, माड़ा, हाथकनांगले, ये 50,000 से 1 लाख। 1 लाख से 1.5 लाख 8 सीटें ऐसी थी, कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें जीत का अंतर बुल्ढाना, रामटेक, यवतमाल, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण, शिरडी, उस्मानाबाद और सातारा। 1.5 लाख से 2 लाख 10 सीटें थी। वर्धा, भंडारा, डिंडोरी, भिवंडी, मुंबई दक्षिण मध्य, बारामती, बीड, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी। 2 लाख से थोड़ा सा 3 लाख इसमें 11 सीटें थी। धुले, अकोला, नागपुर, हिंगोली, नासिक, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मावल, अहमदनगर, लातूर, कोल्हापुर। और 3 से 3.5 लाख इसमें 4 सीटें थी। रावेर, जालना, पूना, कल्याण। और 4 लाख के ऊपर 3 सीटें थी। जलगांव, ठाणे, मुंबई उत्तर। ठीक है, ये मैं क्यों आंकड़ा दे रहा हूं? मैं इसलिए दे रहा हूं कि उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होने से जो हम 90% का शिवसेना उद्धव के साथ है, और ये 90% की शिवसेना आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में है या इंडिया आघाड़ी में है। तो इतनी जो नुकसान है बीजेपी के साथ का, उसकी भरपाई 10% की शिंदे गठ और 10% का अजित पवार का गठ ये यही कर रहे हैं। और शिंदे का शिवसेना हो या अजित पवार का एनसीपी हो, ये पैन महाराष्ट्र में उसकी उपस्थिति नहीं है। आज पैन महाराष्ट्र में बीजेपी, कांग्रेस और उसके बाद महाराष्ट्र में व्यापक उपस्थिति उद्धव ठाकरे, उसके बाद फिर शरद पवार, और उसके बाद शिंदे और आखिरी में अजित पवार। तो इसीलिए ये जो वोटों का अंतर है, ये अंतर बहुत कुछ कहने जा रही है। और ये जो बीजेपी 23 सीटें जीती थी 19 में, और 18 सीटें एकीकृत शिवसेना ने जीती थी। अब ये जो 23 सीटें हैं बीजेपी की और 18 सीटें जो शिवसेना की है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद शिवसेना में जो फूट पड़ी उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो कुछ एक तस्वीर जो है वो हमारे सामने उभरती हुई दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी हमको समझने की जरूरत है कि ऐसे कितने सीट है कि जिस पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। ऐसे कितने सीट हैं जिस पर शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव की सीधी लड़ाई है। ऐसी कितनी सीटें हैं कि जहां अजित पवार और शरद पवार की सीधी लड़ाई है। ऐसी कितनी सीटें हैं कि कांग्रेस और शिंदे के साथ सीधी लड़ाई है।
और ऐसे कितने सीटें हैं एनसीपी और शिंदे के बीच में सीधी लड़ाई है। ये हमको जो है समझने की आवश्यकता है। और वो तस्वीर जब मैं देख रहा हूं तो वो बड़ा रोचक तस्वीर उसमें उभर के निकलते हुए दिख रही है। पूरे 48 सीटों में विकास भाई 15 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है। अब वो कौन से हैं? नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, मुंबई उत्तर मध्य, पुणे, लातूर, शोलापुर। ये 1 to 1 है। अब जो है इन सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे के आने से और बीजेपी से शिवसेना बाहर हो जाने से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव के नतीजे क्या वही रहेंगे जो 2019 में थे, जब पूरे समीकरण बदले हुए? तो उसी प्रकार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा, शिवसेना शिंदे बनाम उद्धव शिवसेना 13 सीटों पे 1 to 1 फाइट है। 13 सीटों पे, जिसमें बुल्ढाना, यवतमाल, हिंगोली, औरंगाबाद, नासिक, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई दक्षिण, मावल, शिरडी, हाथकनांगले, ये है उद्धव बनाम शिंदे। अब यहां शिंदे के साथ बीजेपी है और उद्धव के साथ एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस है। अब हमको यह समझना इसमें यह है कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की ताकत और उधर अकेले बीजेपी की ताकत शिंदे के साथ, तो क्या परिणाम 2019 के समान ही होंगे? अनेक राजनीतिक ढंग से भी, समीकरण के भी ढंग से और गणित के भी ढंग से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो किसी भी सूरत में परिणाम 2019 के समान हो नहीं सकते। दो सीट ऐसी है, मैं ये कंप्लीट कर देता हूं। 2 सीट ऐसे है कि जहां शिवसेना शिंदे बनाम कांग्रेस है, रामटेक और कोल्हापुर। एनसीपी अजित पवार और शिवसेना उद्धव सीधी टक्कर 2 सीटों पे है, रायगढ़ और उस्मानाबाद। बीजेपी और शिवसेना उद्धव सीधी टक्कर 5 सीटों पे है, जलगांव, पालघर, सांगली, रत्नागिरी, मुंबई उत्तर पूरब। 2 सीटें बड़ी रोचक, एनसीपी अजित पवार बनाम एनसीपी शरद पवार, 2 सीटें, बारामती और शिरूर। 8 सीट ऐसी है कि जहां बीजेपी और शरद पवार एनसीपी सीधी टक्कर है, रावेर, वर्धा, डिंडोरी, भिवंडी, अहमदनगर, बीड़, माढ़ा और सातारा। अब बीजेपी के साथ इन सीटों पे शिंदे है और अजित पवार है, और शरद पवार के साथ 90% की शिवसेना उद्धव की है और कांग्रेस है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर भी निकाल 2019 समान आएंगे? एक ऐसी सीट है जो आरएसपीएस मतलब अजित पवार जानकर वाली सीट और उद्धव शिवसेना, वो है परभनी की। परभनी तो शिवसेना का गढ़ रहा, राष्ट्रवादी का गढ़ रहा। अब ये जो है, और मैंने जो 2019 में मैंने जो कहा कि 2 लाख
अरे 50,000 से 2 लाख वाली सीटें अगर ध्यान में रखते हैं तो क्या कोई राजनीतिक विश्लेषक ये कहने की हिम्मत कर सकता है महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे की इतनी भी ताकत नहीं है महाराष्ट्र में कि जो 50,000 से 2 लाख के वोट जो है अपने साथ ले नहीं सकता है। अगर जब हम इस पे सहमत है कि शिवसेना में जो फूट हुई है उस फूट में 90% का शिवसेना उद्धव के साथ है और 10% शिवसेना अगर शिंदे के साथ है, तो मैं एक राजकीय कार्यकर्ता होने के नाते ये जानना चाहता हूं, तो फिर 90% की शिवसेना उद्धव ठाकरे और जिसके साथ सिंपैथी है, क्या उसकी अपनी ताकत 50,000 से 2 लाख की नहीं है लोकसभा में? तो फिर तो कोई मायने ही नहीं है। और अगर उद्धव ठाकरे की ताकत 50,000 से 2 लाख की सीटें को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 2 लाख के अंतराल से 2019 में जो सीटें इधर उधर हो गई वो कितनी है, वो बड़ी रोचक है। 2 लाख मैक्सिमम वो ये है कि 13 और 10, 23 और 6, 29 यानी 23 सीटें ऐसी हैं 2019 में 2 लाख मैक्सिमम के अंतराल से हार जीत हुआ, और 3 लाख अगर मिला देंगे तो 23 + 6 29 सीटें। अब मुझे चुनाव की राजनीति ये समझा के बताइए कि 50,000 इधर के उधर होने का मतलब ये होता है कि 1 लाख का अंतर खत्म हो जाता है। 1 लाख इधर उधर अगर हो जाए तो 2 लाख का मतलब हो जाता है। मतलब उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि बीजेपी को 2 लाख वोट मिले और कांग्रेस को समझ लीजिए कि 2.5 लाख वोट मिले। अब अगर 50,000 इधर शिफ्ट होते हैं तो इधर 3 लाख होते हैं और इधर 2 लाख होते हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो नई ताकत एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव, 90% की शिवसेना वाली उद्धव, ये हर सीट में 2-3 लाख वोट, 50,000 से 3 लाख वोट का बड़े पैमाने पर इधर उधर होने की संभावनाएं हैं। और दूसरी तरफ पिछले बार जो बीजेपी जीती 28 सीटें, उसमें शिवसेना के भी वोट है ना, एकीकृत शिवसेना की भी तो वोट थे ना उसमें। अब मैं अगर उस ढंग से ये समझने की कोशिश करूं कि बीजेपी आज जितने सीटें लड़ रही है 28 सीटें, उसमें तो शिवसेना का एक धड़ा तो निकल गया। 90% शिवसेना वाला जो हाथ है वो तो बीजेपी से कट गया और 90% का बीजेपी को कंपनसेट कहीं से हो नहीं रहा, क्योंकि कंपनसेट करने के लिए जो 2 धड़े हैं उनके साथ, शिंदे और अजित पवार, वो 10-10% वाले हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं राजनीतिक आकलन करने वालों से कि भाई 2019 के ही निकाल महाराष्ट्र में कैसे निकल सकते हैं? ये निकल ही नहीं सकता है। 2, जैसा मैंने सीट कहा, 3 सीट जो 4 लाख वाले थे, ये बात सही है कि वहां संभावनाएं बहुत कम है 2019 की तस्वीर से कोई अलग तस्वीर आए, क्योंकि कोई एक पार्टी, यानी इसमें सिर्फ एक ही पार्टी का सवाल है, वो है शिवसेना उद्धव। कल्याण हो, ठाणे हो या मुंबई साउथ हो, मुंबई साउथ बीजेपी की है जो 4 लाख के ऊपर की सीट, 4,65,000 गोपाल शेट्टी की सीट थी जहां से पीयूष गोयल लड़ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्धव की इतनी ताकत है कि 4 लाख वोट वो इधर से उधर कर देंगे, ये इसकी संभावनाएं बहुत कम है।
फिर भी जिस मुंबई में, ठाणे में, भिवंडी में, कल्याण में मराठी अस्मिता बनाम गुजराती की लड़ाई हुई, तब भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 लाख वोटों का उलटफेर कर देगी, ये मैं नहीं कहना चाहता। उसी प्रकार ठाणा और कल्याण, अगर वहां पर अगर उद्धव ठाकरे के नहीं रहने से 2 लाखों का अगर वोट इधर उधर होता है, तब तो वो कांटे की टक्कर हो गई। 4 लाख से 2 लाख वोट अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे खींच लेते हैं, तब तो कांटे की टक्कर है। और बाकी एक जो फैक्टर है, वो फैक्टर इस वक्त क्या वो चुनाव में काम कर रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। वो फैक्टर क्या था? वंचित बहुजन आघाड़ी का। मैंने जब वंचित बहुजन आघाड़ी को समझने की कोशिश की विकास भाई, वंचित बहुजन आघाड़ी जो है 1 लाख से 1.5 लाख वोट 2019 में, 1 लाख से 1.5 लाख वोट, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से 1.5 लाख वोट ली थी अकेली वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2019 में। बुल्ढाना, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, परभनी, बीड, लातूर, हाथकनांगले, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है 7 जिसमें अकेले के दम पर वंचित बहुजन आघाड़ी को 1 लाख से 1.5 लाख वोट मिले। उसके बाद 1.5 लाख से 2 लाख वोट अकेले वंचित बहुजन आघाड़ी को 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिले थे। वो कौन से थे? हिंगोली, नांदेड़ और शोलापुर। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी कि जहां 3 लाख के ऊपर वोट मिले थे। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? वो थी सांगली की, जो बाद में वो बीजेपी में चले गए और आज आमदार है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वंचित बहुजन आघाड़ी की आज उपस्थिति 2019 में जो थी, क्या वही उपस्थिति 2024 में है कायम? एकदम नहीं है, क्योंकि 2019 में ही बदनाम हो गई वो पार्टी कि ये बीजेपी की मदद के लिए खड़ी होती है और खड़ी हुई है, और इसके वजह से उस समय कांग्रेस एनसीपी को जबरदस्त नुकसान हुआ वंचित आघाड़ी की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट बेस है, वो वोट बेस कांग्रेस और एनसीपी का मिला जुला वोट बेस है। और इसलिए 2019 में जब वंचित ने ये खेल खेला, और 50,000, 60,000, 75,000 के तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैंने इसके लिए वंचित के 50,000 से 1 लाख वाले मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी गिना ही नहीं। 1 लाख से ऊपर, मतलब 1.5 लाख, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी मामूली बात नहीं है। 1.5 लाख वोट लेना अकेले ने, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख तक। तो इसीलिए आज जब 2018 का चुनाव संविधान के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा हो, लोकतंत्र के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा हो, और जब 400 पार की जब बात आ गई, तो पहला राज्य था जिसने इसको भांप लिया था कि 400 पार का मायने क्या है। उसने भांप लिया था, क्योंकि संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति महाराष्ट्र जितना सजग है, उतना सजग तो कोई राज्य नहीं है संविधान के प्रति। और जब अनंत हेगड़े ने ऐन चुनाव के बीच कह दिया था कि 400 पार हमको संविधान बदलने के लिए चाहिए, तो उस दिन महाराष्ट्र तो सजग हो गया। और इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वंचित बहुजन आघाड़ी 2019 को रिपीट करने जा रही है? एक राजकीय कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये जो लाखों में जो वोट मिले हैं वंचित बहुजन आघाड़ी को 2019 में, एक आकर्षण था। उनकी स्थिति दयनीय होने वाली है, क्योंकि इस वक्त तो प्रकाश आंबेडकर के उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे, मिले थे तो भाग भी जा रहे थे, फॉर्म तक नहीं भर रहे थे, भरने के बाद विड्रॉ भी कर ले रहे थे। तो आज तो ये संभव नहीं है।
और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि प्रकाश अंबेडकर का जो वोट बैंक है इस चुनाव में, उन वोटरों की प्राथमिकता क्या होगी? बीजेपी या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या इंडिया होगी? निश्चित तौर पे प्रकाश अंबेडकर को मानने वाला जो जन समूह है वो बीजेपी उसकी प्राथमिकता नहीं हो सकती। उसकी प्राथमिकता अपना नेता जरूर है, लेकिन जब राजकीय समीकरण और राजकारण में ये मुद्दे आ जाए तो वो जागरूक समाज है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसके बावजूद महाराष्ट्र के परिणाम 2019 के निकलेंगे? संभव नहीं है। और ये सब देखने के बाद मैं जो कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो नतीजे बहुत पॉलिटिकल बैटल जिसको कहते हैं, राजकीय समीकरण की बुनियाद पर महाराष्ट्र के नतीजे निकलेंगे। महाराष्ट्र के नतीजे राजनीतिक जो रसायन बना है उसकी बुनियाद पर निकलेंगे। और इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूं कि 50,000 वाला जो मत भिन्नता थी 2019 में, जिसमें 50,000 से बीजेपी जीती थी या उस समय की शिवसेना जीती थी, आज वो 50,000 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती। उसके दो कारण हैं। एक, विदर्भ के अंदर कांग्रेस वापिस आई है। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर जो अंडरकरण बोलते हैं वो वापिस आया है। और 51 लाख से 1 लाख के बीच का, उसमें भी 2019 में जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी या शिवसेना जीती थी, आज नहीं जीत सकती है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि शिवसेना उद्धव की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी अगर छोड़ दे, मराठवाड़ा की, कोंकण की, मुंबई की, कुछ पश्चिम महाराष्ट्र की, यहां उद्धव ठाकरे की कोई अगर ये बोले कि 1 लाख भी वोट नहीं ले सकता, तो मैं समझता हूं कि उसको महाराष्ट्र नहीं समझता, वो महाराष्ट्र समझता नहीं। इसीलिए हम सारे जोड़ घटाना करने के बाद और वंचित, देखो अकोला में हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर फाइट है। जो स्थिति 2019 में थी, देखो 2019 में बड़ी रोचक स्थिति थी। सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी और थर्ड नंबर पे प्रकाश अंबेडकर थे। कांग्रेस और अंबेडकर में फर्क कितना था ये भी तो समझना जरूरी है। और आज की स्थिति में क्या 2019 की स्थिति रहने वाली है? मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस में जो फर्क था वो बहुत, देखिए सेकेंड नंबर में 2019 में अकोला में बीजेपी को मिलते हैं 5,54,579 वोट, जिसमें शिवसेना भी है। और प्रकाश अंबेडकर को मिलते हैं 2,78,000 वोट और कांग्रेस को मिलते हैं 2,54,000 वोट। मतलब 30,000 वोट प्रकाश अंबेडकर को ज्यादा मिले। अब ये अकोला में अब जो समीकरण है, उन समीकरण में बीजेपी के साथ शिवसेना नहीं है। सब भाई, अकोला में शिवसेना के 1 लाख तो वोट हो सकते हैं कम से कम। अगर 1 लाख वोट भी बीजेपी से सटकते हैं तो फिर बीजेपी जो है वो 4.5-4.25 लाख वोट तक आती है। और इधर क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव बहुत जागरूकता पे हुआ है, मैं नहीं मानता कि प्रकाश अंबेडकर को उतने ही वोट मिलेंगे इस वक्त जो 2014 में 19 में मिले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी को थोड़ा सा एडवांटेज अकोला की सीट है।
और उसी प्रकार अब औरंगाबाद की सीट, औरंगाबाद में तो बीजेपी शिवसेना मिलकर लड़ते थे, आज शिंदे 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 बनाम उद्धव हो गया है, तो फिर एडवांटेज कौन है? इसीलिए मैंने 20 दिन पहले कहा था कि 35 से 38 सीटें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इस बार जीतेगी। और मैं आज भी महाराष्ट्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये कह रहा हूं, क्योंकि 2019 ये बीजेपी का चरम सीमा थी। उदाहरण के लिए नागपुर में अगर नितिन गडकरी को 6,60,000 वोट मिले तो चरम था, वो कोई बढ़ के 8,000 हो नहीं सकते, 10,000 नहीं हो सकते। और कांग्रेस को 4,44,000 कुछ वोट मिले थे। 2014 के तुलना में बीजेपी के 60,000 वोट बढ़े और कांग्रेस के 1,45,000 वोट बढ़े। और ऐसा कोई नया काम नहीं हुआ 2019 के बाद 2014 आते आते बीजेपी की तस्वीर बदल जाए। उस समय तो मोदी ब्रांड था, लोगों का विश्वास था। तो ये समीकरण को ध्यान में रखते हुए मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ये कहना आज भी चाह रहा हूं कि एग्जिट पोल जो है वो निश्चित तौर पर गलत साबित होंगे, और एग्जिट पोल ये चुनाव की रणनीति का, चुनाव के बाद का विस्तार है, मोदी अमित शाह के रणनीति का। शायद ये एक रणनीति ये है कि 2 और 3 तारीख के बीच अगर इंडिया आघाड़ी में कुछ टूट फूट हो सकती है क्या, एग्जिट पोल को लेकर ये टेस्ट किया जा रहा है। इसलिए मैं राष्ट्र महाराष्ट्र के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, भाई आनंद जी ने जो अंडर करंट की बात की, स्वाभाविक तौर पे उनका अभ्यास जो है महाराष्ट्र का, उन्होंने हर मतदार संघ के बारे में बताया कि 19 में क्या था, क्या हो सकता है अभी, और 90% और 10% का एक किया है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मैं जब सोचता हूँ कि 19 की बात जब हुई कि मतदार इतने हुई, इतना वोटिंग हुआ, और बाद में 24 में इतना बढ़ने से ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि कई वोटर्स, नए वोटर्स आते हैं, युवा वोटर्स आते हैं, फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाले आते हैं, कई सारे होते हैं। तो सोच वो नहीं है, वो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और कौन सा परसेंट कितना किधर गया, ये ठीक है, विश्लेषण आनंद भाई आपने जो किया बहुत ही अच्छे से किया है। लेकिन एक बात हम अनदेखी कर रहे हैं, जैसे कि महाविकास आघाड़ी के पास पैसा कहाँ था चुनाव लड़ने के लिए? कौन से पार्टी के पास पैसा था? नहीं कांग्रेस के पास। और ये और हर जगह से हमें खबरें आती थी कि चुनाव में पैसा बहुत बट रहा है। मेरे एक दोस्त ने फोन करके मुझे बताया कि उनके यहाँ एक नौकर है, 3 वोटिंग है उनके यहाँ, और उनको 3 वोट के लिए 18,000 रुपये भेजे गए हैं कि, तो यानी 6,000 रुपये एक वोट के लिए, फिर तो टैक्सी से चले जाना और वोट कर देना। तो देखिए, जब इतना पैसा किसी के पास आता है तो वो भी सोचता है कि नहीं, हम गद्दारी ना करें, पैसे लिए है ना तो वोट दे दे। तो एक बात है, तो ठीक है, हम 4 तारीख को देखेंगे 10% वर्सेस 90%, ऐसा एनसीपी और शिवसेना में हुआ है क्या? कई सारे कांग्रेस के लोग ऐसे थे कि मैंने जो देखा हूं कि कांग्रेस के पदाधिकारी होते हुए भी उन्होंने अलग अलग लोगों को
दूसरे विपक्ष दल के उम्मीदवार को वोट दिया है। लेकिन आपने विश्लेषण बहुत सटीक किया, मुझे पसंद आया कि लेकिन देखते हैं ये एग्जिट पोल ने जो बात की वो तो ठीक है, हर व्यक्ति बोल रहा है। लेकिन कंपेयर जब हुआ 19 का और 24 का, उसमें नए वोट भी है, उनके पास पैसा भी है, बहुत पैसा उन्होंने ये किया है। और जंग तो यही थी कि हमें बदलाव चाहिए। महाराष्ट्र में इसलिए ज्यादातर ये हुआ है कि ये नहीं चाहता था कि इसको तोड़ो उसको तोड़ो। बात रोजगार की भी है, बात महंगाई की भी है, वो नहीं हुई ना। उस विषय पे आते नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को लड़ने की बात जब आती है तो लोग भी बहुत त्रस्त थे। तो देखते हैं आनंद भाई, आपका अंदाजा, आप बहुत बारीकी से देखते हैं, हर मतदार संघ की बात की बहुत अच्छे से आपने रखा। तो आपको और कुछ कहना है तो बताइए। नहीं नहीं, मैं इसमें आखिरी का जो टेबल था मेरा वही था कि हम्म, 1.5 लाख वोट शिवसेना के टूटने से बीजेपी के कम अगर होते हैं तो हम्म, 34 सीटों पे इंडिया आघाड़ी आसानी जीतती है। और अगर 2 लाख वोट अगर शिफ्ट अगर हो सकता है तो उस हालत में 2 और बीजेपी की सीटें और एक शिवसेना शिंदे की सीट, ऐसे 3 सीटें वो हार सकते हैं। मतलब 34 और 3 37 सीट हम्म। इस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीतने की स्थिति में है। क्योंकि चलो हाँ। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस जो है उसके जो मत प्रतिशत है 2019 के तुलना में कम होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस रिवाइव करी, हम्म, बहुत सारी सभाएं हुई जिसमें राहुल आए, खड़गे जी आए, जिसमें प्रियंका आई, और पदयात्रा का भी जो एक असर है, तो इसके लिए उलट कांग्रेस बेहतर ढंग से इस बार चुनाव लड़ी है। तो 2019 के तुलना में 2024 में कांग्रेस के वोट कम होने की संभावनाएं राजकीय रूप से भी नहीं है और परिस्थितियां भी वैसे नहीं है। तो लेकिन इसीलिए आनंद भाई, जब पदयात्रा राहुल जी की निकली थी उधर से, फर्स्ट पहली बार जब पदयात्रा की बात करता हूँ, तो ये पूरा जो उसकी तैयारी किसने की थी? नांदेड़ से निकली थी। नांदेड़ की पूरी जिम्मेदारी अशोक चौहान जी के पास सर पे थी। तब पता ही, तब तो चर्चा ही थी कि ये तो भाग रहे हैं, लेकिन पूरा उन्होंने अच्छा सक्सेसफुल ये करके दिखाया। लेकिन वो तो बाद में आपको पता ही है। तो लेकिन ये होता है ना कि जब ठीक है ना, इवेंट लेकिन अच्छा हो नांदेड़ में, लेकिन नेता ही भाग गया है। हाँ लेकिन नांदेड़ में हाँ। अल्टीमेटली जो हुआ कि बीजेपी को जो वोट मिला वो 4,86,000 वोट मिला। ठीक है ना। हम्म, और वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी को 1,86,000 वोट मिले। और मजे की बात यह है कि इस प्रचार में अशोक चौहान को गांव वालों ने घुसने नहीं दिया, और अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने से, क्योंकि वो पारंपरिक कांग्रेस का बेल्ट होने की वजह से गांव के लोग बहुत नाराज हम्म, रहे हैं। और इसलिए जो वसंत चौहान को जो कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है, वो मतलब कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस वक्त नांदेड़ भी कांग्रेस जीत जाए। क्योंकि इस वक्त नांदेड़ में देखो, ये जो बीजेपी को जो वोट मिले कि नहीं, 5,86,000 वोट, 4,86,000 वोट, तो इसमें शिवसेना को हम क्यों माइनस करना चाहते हैं हम्म। भाई? अगर उस समय अशोक चौहान को 4,86,000 वोट मिले हैं, उसमें तो शिवसेना नहीं थी। और अगर कोई ये कहे, हमको समझा दे कि नांदेड़ का मतलब अशोक चौहान है, तो फिर कांग्रेस को 100 वोट नहीं मिलेंगे, फिर तो पूरे 4 लाख तो चौहान के साथ चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो हम्म। इसीलिए ये
कोई मायने नहीं रख। देखिए बहुत 2-4 ऐसी सीटें हैं, 2-4 सीटें ऐसी हैं कि जहां व्यक्तिशः उम्मीदवार प्रभाव डाल रहा है, वरना महाराष्ट्र के अंदर चारों पार्टियों का अपना पॉलिटिकल बेस है, पॉलिटिकल बेस है। आपको क्या लग रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी 1,86,000 वोट ले लेगी नांदेड़ में? नहीं नहीं, वो तो अभी वो रहा नहीं सवाल है। नहीं। तो उसको अब सब अभी 1,86,000 वोट में आधे वोट भी अगर वंचित बहुजन आघाड़ी खिसक जाती है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो मतदाता है उसका नेचुरल चॉइस महाविकास आघाड़ी है, क्योंकि सामाजिक उसका आधार है। उसका पहला चॉइस जो भी, जैसा आम आदमी पार्टी का वोटर का पहला चॉइस, अगर आम आदमी पार्टी नहीं है इसके पहले, अभी तो आघाड़ी में, उसका पहला चॉइस बीजेपी होता था। आम आदमी पार्टी का वोटर बीजेपी को वोट देता था। तो आज हम ये महाराष्ट्र के लिए ये बोल सकते हैं कि भाई जम्मू आनंद का एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी को दे रहे हैं 38 सीटें, 34 से 38, 34 से 38। भाई एग्जिट पोल वाले भी 26-27 दे रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो कुछ कुछ लोगों ने महायुति को तो 32-32 तक दिया है, तो कहाँ से कुछ लोगों ने दिया है, अपने अपने तरीके से दिया है सब। मेरा एनालिसिस का आधार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाति समीकरण नहीं है, वो समीकरण वैसे ही बने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया फैक्टर क्या है जो 2019 में नहीं था? नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो ये बात कही कि ये कॉम्बिनेशन जो है, और सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं, और सरकार के बारे में जो सोच थी लोगों की, लोग भी परेशान थे। लेकिन सही में अभी ठीक है, हम आपने जो ये किया उसका अभी 4 तारीख को तो पता ही चलेगा, फिर चित्र तो स्पष्ट होगा। हर व्यक्ति जो सोच रहा है फील्ड में है, तो वो यही सोच रहा है कि आपने जो किया, आपके इसमें तो ये लोग तो आपके विचार से सहमत ही होंगे, उसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। लेकिन मंगलवार को देखते हैं, मिलते हैं फिर से। एक अच्छी बात, मुझसे हर पत्रकार ने ये पूछा कि जम्मू भाई आप नागपुर से आते हो, नागपुर का क्या होगा? तो मैंने 20 दिन पहले कहा था कि पहले चरण के जो 5 सीटें हैं, चारों जो है कांग्रेस जीतेगी, और 5वां नितिन गडकरी हार जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बराबर, क्योंकि नितिन गडकरी हार सकते ही है, बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए। हर आदमी यहाँ आके रुक गया था, कांटे की टक्कर हो गई, फंस गई सीट, अरे छलांग लगाओ ना। तो वहां 2,12,000 वोट का अंतर से भाई नाना पटोले अगर 2014 की तुलना में 2019 में 1,44,000 ज्यादा वोट ले सकते हैं, और नए भी थे ना वहां पे, उनका ये मतदार संघ भी नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी कांग्रेस को 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले। यहाँ तो एक नया समीकरण में काम कर रहे हैं। विकास ठाकरे एकदम लोकल है, जमीनी नगर सेवक, विरोधी पक्ष नेता, महापौर, आमदार, और ये जो प्रदेश अपना शहर अध्यक्ष भी कांग्रेस का है ना, और शहर अध्यक्ष, और जो सामाजिक समीकरण नागपुर का बना इस बार, ओबीसी में जो बड़ा धड़ा कुंभी है वो दलित, अल्पसंख्यक और बुनकर, और वहां सिर्फ 1.25 लाख वोट इधर उधर होने हैं, 1 लाख वोट इधर उधर होते हैं, तो कांटे की टक्कर है। लेकिन एक आनंद भाई, जैसे कि एमएलसी के लिए जो वंजारी थे, अपने क्या नाम, अभिजीत वंजारी चुनकर आए थे, और बीजेपी के एक्स मेयर क्या नाम, संदीप जोशी, उस वक्त क्या हुआ, ब्राह्मण विरुद्ध ऐसा जाति का समीकरण चला था। ये अभी
हाँ नहीं, उसमें तो अंतर्गत लड़ाई का एक समीकरण था दोनों का, नेताओं का। और और एक तो लेकिन दोनों, इसमें इसमें हाँ। इसमें भी इस बार के चुनाव में भी, नहीं तो हम्म मुझे बताओ, डबल इंजन की सरकार, हम्म भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हम्म वर्तमान का उप मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में, नागपुर के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे कम मतदान दक्षिण पश्चिम में हुआ। वहां 60 नहीं हुआ ना। बराबर। तो इसका हम्म मतलब क्या है कि डबल इंजन, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान का उप मुख्यमंत्री भी वोट नहीं निकाल पाया। और इस वक्त के प्रचार में कांग्रेस वालों में उत्साह नजर आ रहा था, बीजेपी वालों में उत्साह नजर नहीं आ रहा था। वो जो चेहरे का जो एक भाव होता ना, जैसे हम्म 2019-24 में कांग्रेस वाले मायूसी से लड़ रहे थे। हम्म 19 में नाना की वजह से थोड़ा सा ये था, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो इकट्ठे नहीं हुए थे। हाँ, इस कार्यकर्ता वक्त जमीनी स्तर पे इकट्ठा हुआ था। नाना के एडवांटेज ये था, तभी तो उसके वोट बढ़े ना, कि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ था। लेकिन जो बड़े नेता थे, विलास मुत्तेमवार हो, नितिन राउत हो, सतीश चतुर्वेदी हो, ये जो लोग थे, ये लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे। लेकिन इस वक्त के चुनाव में एक बड़ी बात ये हुई कि कांग्रेस बहुत यूनिटी के साथ लड़ा। चलो मिलते तो हैं 4 तारीख को। चलो चलो मिलते फैसला हैं, तो रुकते जनता हैं। देगी। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद विकास भाई, नमस्कार। आपने हमसे बहुत चर्चा करी। बहुत राष्ट्र महाराष्ट्र का फिर से अभिनंदन, धन्यवाद कि शायद मैं आज धन्यवाद। से आ रहा हूँ। अभी मैं श्रीलंका से बोल रहा वेलकम। हूँ, और कल अच्छा, बम्बई श्रीलंका में। हाँ एयरपोर्ट से बात कर, ओके ओके, हाँ श्रीलंका और कल में हो। बम्बई एयरपोर्ट से बात करूंगा दोपहर में, जब मेरे बिल्कुल, को वहां चलो समय बढ़िया। रहेगा। बढ़िया चलो बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चलो ओके ओके, नमस्कार।